नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो सीधा हम चार्ट में आके देखते हैं कि एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा खासा हमको यहाँ पे डाउन टर्न दिखा रहा है और अपने हाई से ये अराउंड 18% तक करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो ये मैंने एफएमसीजी का ईटीएफ का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है जो कि एफएमसीजी इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। और ये जो दो ब्लैक लाइन आपको दिख रहे हैं, ये पहला जो ब्लैक लाइन है ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन लाइन है जो थोड़ा डार्क है ये आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा करेक्शन करने के बाद एफएमसीजी ईटीएफ जो है अच्छा खासा करेक्शन करने के बाद ये इंडेक्स अभी 200 डीएमए के आसपास कहीं पे घूम रहा है और इस जगह पे इसने क्या किया है, 200 डीएमए को क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद नीचे आया और जब ऊपर जा रहा था तो वापस ये 200 डीएमए पे ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया। यानी अब इसमें सिचुएशन क्या बन रहा है कि जो 200 डीएमए है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहले ये सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाता है, जब नीचे स्टॉक गिर जाता है, तो उसके बाद वही सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर हम सेंटीमेंट देखें तो फिलहाल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि 200 डीएमए के नीचे आने का मतलब क्या है, स्टॉक बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया। लेकिन यहाँ पे लोग दो तरीके से सोच सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो इन स्टॉक से दूर रहेंगे, इन ईटीएफ से दूर रहेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं और जो स्विंग ट्रेड भी करते हैं 3 से 6 महीने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जमा हो रहा है। आप यहाँ से अगर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, ये एफएमसीजी सेक्टर का पूरा इंडेक्स आपको दिखा रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मुझे लगता है कि इसका डाउन टर्न यहाँ पे शायद खत्म हो रहा है और यहाँ पर हमको एक बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। आप ये देखिए, पहले इस जगह पे क्या हुआ, आपका पहला लो बना। अगर मैं यहाँ से देखते जाऊँ तो यहाँ पे लोअर लोज बन रहा था, ये आप देख सकते हैं सारे के सारे लोअर लोज बने। लेकिन उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और जब नीचे आया है तो यहाँ से इसने रिवर्सल लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखने का ट्राई करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नज़र आ सकता है। अभी हम ऑफ कोर्स गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि वैसा फॉर्म हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट जो लो बना है, ये जो लो बना है वो इसके नीचे बननी हुआ है, एग्जैक्टली इसके पास आके उसने रिवर्सल दिखाया है। तो अभी हमको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है जैसे कि मैं हूँ, तो मैं ईटीएफ में ट्रेड करने से डरता नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ेगा मैं अपने पोजीशन को भी इंक्रीज करते जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या नजर आता है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है आपका 61 रुपीज़ तक का। और अगर ये 61 को ब्रेक करके ऊपर जाता है, यानी इस लेवल के ऊपर चला जाता है, तो हम लोग का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाएगा। और हम अगर हमें कंफर्म करना है तो उसको यहाँ पे आके फिर से रिवर्सल दिखाना पड़ेगा। अगर ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम हम बोल सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है ये पैटर्न फॉर्म होने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। और आप देखिए ऐसा करेक्शन लास्ट कब आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 18% का करेक्शन निफ्टी एफएमसीजी ने कब दिखाया था, 2021 में, जब कोविड के बाद हम जस्ट रिकवर करना स्टार्ट किए थे। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक इस सेक्टर ने कितना अच्छा खासा परफॉर्म किया है। उसके लोज से अगर आप देखें तो आपको 101% तक का रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो ईटीएफ में ट्रेड करने की खूबसूरती यही है कि उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक की तरह रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन रिटर्न आपको अच्छा खासा आ जाता है। तो ये हमने देखा एफएमसीजी ईटीएफ के बारे में, यानी पूरे सेक्टर को हम देख रहे हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर वो ईटीएफ में ट्रेड करना चाहता है, तो एफएमसीजी ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा खासा जरिया हो सकता है जिसपे हम एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स को मिलाकर ही ये इंडेक्स बनता है। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो स्टॉक्स है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले बलराम चीनी से। ओके, तो बलरामपुर चीनी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। ये आपको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया और उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे आपको 200 डीएमए पे सपोर्ट हमको यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया और उसका स्टॉक फिर ऊपर भी गया है। और ऊपर जाने के बाद ये 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो कैंडल बन रहे हैं वो डोजी कैंडल बन रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये तीनों कैंडल जो बना हुआ है ये सब डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल हमें क्या बोलता है कि अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, इनडिसीजन है, यानी कोई भी ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाना है या बहुत नीचे लेके आना है। आप देखिए स्टॉक कहीं ना कहीं बीच में ही बंद होते हुए नजर आ रहा है हमको। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, हमको फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल कोई हमको ट्रेड नहीं मिलता है। अब अगर इसमें हमको ट्रेड करना ही है तो हमको वेट करना होगा 662 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ही हम इसमें नया ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो बलरामपुर चीनी के बाद हम देखते हैं अपने अगले स्टॉक को, जिसका नाम है डाबर। ओके, डाबर का चार्ट हमें दिख रहा है कि ये ऑलरेडी अपने 200 डीएमए को नीचे क्रॉस कर चुका है और अपने लोवेस्ट लेवल पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, अगर एक रेंज बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया इसका अपर रेंज और ये जो नीचे में इसका लोअर रेंज बन रहा है। तो ये अपने लोअर रेंज के पास ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट इसको यहाँ मिला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। और यहाँ से अगर मैं अपर रेंज देखूँ, इसका पहला जो टारगेट हो सकता है वो 18% तक का मिलेगा और टारगेट 598 का आएगा।
और जो हाईएस्ट इसका जा सकता है वो 664 का होगा और वहाँ पे आपका टारगेट 31% तक का होगा। तो डाबर में हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना होगा। अगर स्टॉप लॉस आपको बनाना है तो आपको इस लेवल पे बनाना होगा जो कि अराउंड 3% का आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। 3% तक आपको रिस्क लेना है और आपको 18% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो 1:6 का आपका रेशियो मिल रहा है। तो डाबर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि मैं इन वीडियोस में जो भी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ या ETF के बारे में बात करता हूँ, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए और मेरे खुद के ओपिनियंस है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। इन स्टॉक से मैं खुद इन्वेस्ट हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है कि नहीं करना है, वो आपको डिसीजन खुद लेना है। आप मेरे वीडियोस को बस एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेके देखिए। अगर आपको उसके बाद फर्दर कन्विक्शन बनता है तो ही आपको इनमें ट्रेड करना है। तो चलिए इस डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं। डाबर हम लोग का हो गया। अब देखते हैं अगला स्टॉक जो है गोदरेज कंज्यूमर। तो गोदरेज कंज्यूमर में भी हमको बहुत अच्छा खासा करेक्शन नजर आया है। अपने हाई से 27% करेक्ट हो चुका है। तो ये FMCG के इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो सिर्फ करेक्ट हुआ है आपका 18% और ये करेक्ट हो चुका है 28%। तो स्टॉक्स में मामूली सा बात होता है, अगर इंडेक्स आपका 10% करेक्ट होगा तो स्टॉक आपका 20% करेक्ट होता है, और उसी तरीके से इंडेक्स अगर 5% बढ़ता है तो स्टॉक आपका 20-30% बढ़ सकता है। तो अभी जिस जगह पे हमको मिल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है तो स्टॉक हमको और भी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है और इसके लेवल 961 तक के खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा और वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कप है और यहाँ पे एक हैंडल है। तो कप एंड हैंडल का आपको ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। आप यहाँ से देख सकते हैं अराउंड आपको 37% तक का रिटर्न मिला, वो भी सिर्फ 245 डेज के अंदर। तो ये आप एक टाइप का रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता है, ऊपर जाता है, तो फिर और भी ऊपर जा सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर के बारे में भी आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे एक पोजीशन लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही खड़ा है। अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो स्टॉक यहाँ से और नीचे आ सकता है और आपका जो डाउनफॉल है वो यहाँ से और 13% तक का हो सकता है। तो इसमें थोड़ा रिस्की जो ट्रेडर है वही ले, और जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया है ट्रेड करने का, जो ज़्यादा रिस्क सह सकते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, उन्हें ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। गोदरेज CP के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर देखें तो ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है और ये रहा इसका अपर रेंज और लोअर रेंज इसका इधर पे कुछ हमको नजर आता है। तो ये तो फिलहाल आपको बहुत ही अजीब जगह पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें हमको फिलहाल ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे आता है तो यहाँ से ये आपको और 10% करेक्ट कर सकता है और ये कोई ऐसा कुछ खास सपोर्ट भी यहाँ पे नहीं है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमें फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। हम बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ITC। अब ITC ने एक टाइम पे इन्वेस्टर्स को बहुत रुलाया और कुछ समय बाद काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। उसके बाद मैंने भी इसमें ट्रैक नहीं किया, मैं इसमें इन्वेस्टर था लेकिन अभी नहीं हूँ। तो आज देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, ITC में अगर देखें तो हमको ये एक राउंडिंग बॉटम बनाया पहले इसने 2023 से, और ये राउंडिंग बॉटम इसका जो है फेल हो गया। इसने हल्का सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन जो इसने रिट्रेसमेंट किया तो ये बहुत नीचे तक आ गया। हालांकि अभी अपने 200 DMA के पास है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे धीरे धीरे एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसका रिटर्न मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला और सेम सपोर्ट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिला है। तो ये हमको आपस से एक डबल बॉटम जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए इस 481 के लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि यहाँ के बाद जो स्टॉक का अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था ITC के ऊपर मेरा व्यूज़। अब देखते हैं अपने अगले स्टॉक को, जो कि है मारिको। दोस्तों हम सारे FMCG के जो मेन स्टॉक्स हैं उनको देख लेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि हम किस में क्या कर सकते हैं। ओके, मारिको में अगर देखें तो वहाँ भी हमको लगभग ऐसा ही नज़र आ रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ था और रेंज से ब्रेकआउट मिलने के बाद हमको जो स्टॉक है वो प्रीवियस सपोर्ट के पास हमको यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए, जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। स्टॉक ने क्या किया है, 200 DMA को ब्रेकआउट देने के बाद जो लास्ट सपोर्ट था वहाँ पे लेके रिवर्सल दिखाया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। ये स्टॉक जो है आगे अपने ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन क्योंकि पूरा सेक्टर ही यहाँ पे डाउन चल रहा है तो उसकी वजह से स्टॉक भी नीचे आया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑलरेडी एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने, ये आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, इसने लो बनाया, फिर ये लो इसके नीचे बना, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया और ये जो नेक्स्ट लो जो बना है वो पिछले लो से ऊपर बना है और ये भी फिलहाल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में दिख रहा है और जो करेक्शन में देखो टॉप से और आपका 17% तक का 18% तक का करेक्शन दिखाया। तो मारिको में जो करेक्शन आया आपको वो सेक्टर के बराबर का आया है और फिलहाल जिस जगह से उसने रिवर्सल लिया है वो उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आता है, ये काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए थोड़ा ब्रेकआउट देने का। अगर 649 के ऊपर ये हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर भी हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, मारिको के बाद हम देखते हैं अब वरुण बेवरेजेस को।
और इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ सालों में। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, आप देख सकते हैं इधर पे। अगर मैं 2021 से भी देखूँ तो सिर्फ 3 साल के अंदर आपको स्टॉक ने लगभग 7 गुने तक का रिटर्न दे दिया है। और अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ साल से ये करेक्शन फेज में है। एक्चुअली इसने प्राइस करेक्शन तो नहीं दिखाया, लेकिन टाइम करेक्शन पे है। आप देख सकते हैं इस जगह पे जो स्टॉक है कहीं ना कहीं हमको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, इस रेंज में ही फंसा हुआ है। तो वरुण बेवरेजेस स्टॉक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मैं वेट करूँगा इसमें अपने अगर रेंज को ब्रेकआउट देता है उसके बाद इसमें ट्रेड करना अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें फंसे रह के कोई फायदा नहीं है। और नॉर्मली देखा गया कि कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे देता है तो उसके बाद वो कुछ समय तक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई छोटा मोटा रिटर्न आपको नहीं मिला है, आपको अराउंड 7 गुना का रिटर्न मिल चुका है। तो यहाँ पे 2-3 साल मेरे ख्याल से कंसोलिडेट कर सकता है और इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। तो इसमें अगर ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से आपको सोच समझ कर ही ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड इसमें लीजिए, जो कि अराउंड इसका 664 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इसमें ट्रेड ले सके। ओके, VBL के बाद हम देखते हैं रेडिको खैतान में, जो कि FMCG का नहीं है बट फिर भी मैं इसको मानता हूँ FMCG की तरह ही। तो रेडिको खैतान हमको एक ऐसा स्टॉक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड में है। ये स्टॉक हमको मानना पड़ेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरा का पूरा FMCG सेक्टर गिरा हुआ है और ये कंटिन्यू आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो इसमें हम चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं जब भी आपको ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास नजर आए, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमको थोड़ा यहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपका हायर हाइज ही बना रहा है। तो वापस अगर ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास आता है तो यहाँ पे आके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो रेडिको खैतान तो मुझे ठीक लगा, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना व्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। रेडिको खैतान के बाद लास्ट जो हम लोग का स्टॉक है वो है कोलगेट यानी कोलपाल। अब इसमें भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया है और इसने भी आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिया है पिछले कुछ 1 साल में। 2023 में ही अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लगभग 2 गुना हो चुका है, 149% का है, यानी 2 गुना से आपको ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और वहीं पे करेक्शन भी देखें तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया है और काफ़ी स्टीप करेक्शन आया है। अपने हाई से ये 31% करेक्ट हो चुका है, यानी सेक्टर जितना करेक्ट हुआ है उसका डबल इसमें करेक्शन आया। ये जो एक बार में गिरा, यहाँ आपको हॉल्ट लेते हुए नजर नहीं आया, ये एक बार में गिरा है पूरा स्टीप, और यहाँ पे आपका पहला जो है एक रेस्ट मान लीजिए लेता हुआ नजर आया। तो अभी तक हम इसको कंफर्मेशन नहीं बोल सकते, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्शन कितना नीचे आता है। अगर यहाँ से वापस रिवर्सल मार देता है यानी कि इसका करेक्शन पूरा हो चुका और ये मेरे ख्याल से अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा, लेकिन अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। तो कोलगेट पाल्मोलिव में आपको वेट करना चाहिए और बाकी जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें आप ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आप मेरा खुद का पर्सनल व्यू मानेंगे, अगर सुनना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे हमको फिलहाल जो बेस्ट जो ऑप्शन नजर आता है वो है FMCG का, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है लेकिन रिटर्न हमें ठीक ठाक चाहिए। तो अगर हम ETF के थ्रू जाते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क हमको नहीं रहता है, क्योंकि आप देखिए जो कोलगेट है इसने इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद आपको यहाँ से लगभग 33% का रिटर्न दिखाया, और वहीं पे जो पूरा सेक्टर है वो आपको सिर्फ 18% तक का ही दिखा रहा है। तो ETF में लगाने से जो आपका डाउनफॉल होता है वो भी लिमिटेड रहता है और आपको प्रॉफिट जो होता है वो ठीक ठाक ही मिलता है। हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक ठाक प्रॉफिट अगर हम 3 महीने 6 महीने में निकालते रहे तो बहुत अच्छा खासा हम कैपिटल डेवलप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, शेयर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।